हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। ये लेक्चर मॉडर्न इंडिया का 6th लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, जो कि 1905 से 1909 के बीच में माना जाता है। मींस दोस्तों, हम इस लेक्चर में बात करेंगे चरमपंथियों की, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इस क्रैश कोर्स की, जिससे प्रेप आईएएस ने 17 मार्च को लॉन्च किया था। ये 3 महीने का फ्री क्रैश कोर्स है जो कि 20 जून तक चलेगा। एंड दोस्तों, इसके लिए आपको किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना है। एंड दोस्तों, ये क्रैश कोर्स बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि इसमें आईएएस का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा। एंड में 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों पोर्शन को कवर किया जाएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल एंड नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग सी सेट को भी कवर कर रहे हैं, जिसमें अक्सर काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। एंड दोस्तों, हर संडे को हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, जहाँ पे आप फैकल्टी से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों, इसके अलावा इस क्रैश कोर्स की सबसे खास बात है इसकी फैकल्टी। दोस्तों, जो फैकल्टी हमारे साथ जुड़ी है उनको यूपीएससी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, भले वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू स्टेज हो, या फिर हमारे पास ऐसी फैकल्टी है जिसे यूपीएससी टीचिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को, हमारे इस क्रैश कोर्स को अपने फ्रेंड्स में आप स्प्रेड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये जो मिलिटेंट नेशनलिज्म था इसकी ग्रोथ होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऐसा नहीं था कि 1905 में ही ये मिलिटेंट नेशनलिज्म मीन्स ये जो चरमपंथी लोग थे ये आते हैं। 1890 से ही इस तरह के एलिमेंट हमारी पॉलिटिक्स में होते हैं, बट 1905-1909 में बीच में ये प्रॉपर शेप ले लेते हैं, एक कॉन्क्रीट शेप ये ले लेते हैं। और इसके पीछे क्या कारण थे, सबसे पहले हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला कारण था कि लोगों को पता चल गया था कि ब्रिटिश रूल की वास्तविक नेचर क्या है। लोगों को पता चल चुका था कि मॉडरेट्स जितनी भी डिमांड कर रहे हैं, गवर्नमेंट उन डिमांड्स को नहीं मान रही है। ठीक है, लोगों को समझ में आ चुका था कि भारत की प्रोग्रेस केवल भारतीय लोगों के द्वारा ही हो सकती है। इंडियन गवर्नमेंट कुड लीड इंडिया ऑन टू अ पाथ ऑफ प्रोग्रेस। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे लोगों को पता चल जाता है कि बजाय इसके कि लोगों को और फ्रीडम दी जाए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो एग्जिस्टिंग फ्रीडम्स हैं उनको भी छीन ले रही है। ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। इसके अलावा किसी भी तरह के सोशल रिफॉर्म्स वगैरह नहीं हो रहे थे। एंड दोस्तों, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन को सप्रेस किया जा रहा था। जो ग्रास रूट पीपल थे, जो किसान थे, जो मजदूर लोग थे, जो वर्कर्स लोग थे, उनको एजुकेशन नहीं मिल रही थी। और जहाँ तक टेक्निकल एजुकेशन की बात है तो वो उसमें तो हम काफ़ी पीछे थे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एंड दोस्तों, जिन इवेंट्स की मैं बात कर रहा था कि जिसकी वजह से फ्रीडम को कर्टेल किया गया, उसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास होता है और इसको सब लोग क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, 1897 में क्या होता है, नातू ब्रदर्स, इनको डिपोर्ट किया जाता है बिना किसी ट्रायल के। और ये क्यों होता है दोस्तों, ये हम आगे इसको डिटेल में हम समझेंगे। 1898 में रिप्रेसिव लॉज लाए जाते हैं। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन में नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स उनको कम कर दिया जाता है। हम लोग डिमांड कर रहे थे कि नंबर्स बढ़ाइए, बट होता क्या है, उल्टा कलकत्ता कॉरपोरेशन में नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स को कम कर दिया जाता है। इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आता है, जिससे फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्ब कर दिया जाता है, उसमें कटौती कर दी जाती है। एंड दोस्तों, 1904 में ही इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आता है, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ जाता है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ पे। तो दोस्तों, जो हम लोग चाह रहे थे उसका उल्टा ही हो रहा था। अब ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। मीन्स अपने ऊपर भरोसा बढ़ता गया। और वो क्यों बढ़ा, क्योंकि दोस्तों कुछ लीडर्स ऐसे थे जैसे कि तिलक, औरबिंदो एंड बिपिन चंद्र पॉल, ये लोग
लोगों से बार बार अपील करते थे कि हमें मास मूवमेंट करना होगा, हमें लोगों को शामिल करना होगा। इससे पहले जो मॉडरेट्स थे वो इस चीज़ को नहीं मानते थे, लेकिन ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट थे इन्हें मासेस की स्ट्रेंथ पे इनको भरोसा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट था ग्रोथ ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, एजुकेशन से दो काम हुए थे। सबसे पहला, लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ी थी, नंबर 1। सेकंड क्या हुआ था कि जो एजुकेटेड लोग थे वो अनएम्प्लॉयड भी थे, इस वजह से भी वो नाराज़ थे और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते थे कि गवर्नमेंट की वजह से ही पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस जैसी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे ऐसे इवेंट हुए थे जिनमें यूरोपियन फोर्सेस को हार का सामना करना पड़ा था और उससे लोग ये समझ रहे थे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूरोपियन लोगों को हराया न जा सके। काफ़ी सारे इवेंट्स हुए थे, जैसे कि 1896 में इटालियन आर्मी की डिफीट होती है इथोपियंस के द्वारा। 1899 में बॉर वॉर्स होती हैं, हम इसको गांधी वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, देन 1905 में जापान जो है वो रशिया को हराता है। एंड दोस्तों, 1868 के बाद जापान, जो कि एक एशियन कंट्री थी, वो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस करती है। तो लोगों को समझ में आता है कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी बिना किसी यूरोपियन सपोर्ट के प्रोग्रेस कर सकती हैं। एंड दोस्तों, इसके अलावा काफ़ी सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स होते हैं आयरलैंड के, रशिया के, इजिप्ट के, जिनसे लोग प्रभावित होते हैं। एंड दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसमें, रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन। जो हमारे काफ़ी रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि स्वामी विवेकानंदा, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन सब ने वेस्टर्नाइजेशन का विरोध किया था। ठीक है, और जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने तो ये मैसेज दिया था कि इंडिया फॉर द इंडियंस। तो इसलिए भी लोगों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति, इस बढ़ते हुए वेस्टर्नाइजेशन के प्रति एक रिएक्शन आ रहा था। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था डिससेटिस्फैक्शन विद अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स। दोस्तों, जो पॉलिसीज मॉडरेट्स ने अपनाई थी, जिस तरह के मेथड्स अपनाए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन, प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, इसकी वजह से कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एक्ट्स लाके जो एग्जिस्टिंग फ्रीडम थी उसको भी कटेल कर दिया था। तो लोगों को समझ में आ गया था कि ये जो मेथड्स हैं मॉडरेट्स के, ये सही नहीं है, इनमें हमें चेंजेज लाने होंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण था एक्सट्रीमिज्म का, चरमपंथी होगा। ठीक है दोस्तों, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन। फ्रेंड्स, कर्जन वॉइसरॉय बन के आए थे, आई थिंक 1899 में ये आए थे से लेके 1905, और इन्होंने काफ़ी सारी इनकी रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी गुस्सा था। जैसे कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट इनके कार्यकाल में लाया गया था, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया था, देन कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट आया था, एंड 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था वो सबसे बड़ा इवेंट था। तो लोग काफ़ी नाराज़ थे। एंड दोस्तों, ये जो कर्जन थे ये इंडियंस की हर जगह इंसल्ट करते थे। ठीक है, तो वैसे भी लोग इनको पसंद नहीं करते थे। देन दोस्तों, उस ज़माने में एक मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करता था। उसमें काफ़ी सारे लीडर्स थे। जैसे बंगाल की अगर हम बात करें तो राज नारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्ता, औरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पॉल, ये सब बंगाल में थे। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे विष्णु शास्त्री, चिपलुनकर, बाल गंगाधर तिलक, एंड पंजाब में लाला लाजपत राय, ये सब मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट को मानने वाले लीडर्स थे। ठीक है दोस्तों, और ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम बार बार इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये जो मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट था, इसके प्रिंसिपल्स क्या थे। सबसे पहला प्रिंसिपल था हैट्रेड फॉर फॉरेन रूल, मीन्स फॉरेन रूल हमको चाहिए ही नहीं। जबकि जो मॉडरेट्स थे वो क्या बोलते थे कि ब्रिटिश रूल हमारे फेवर में है, हमें केवल उनको बताना है कि क्या चीज़ हमें चाहिए, और अगर हम उनको बता देंगे, उनके सामने पेटिशन रखेंगे, उनको बताएंगे, तो वो लोग हमारी बात मान जाएंगे। पर ये उल्टे थे, ये मानते थे कि फॉरेन रूल हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और हमें उनसे कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर हमें प्रोग्रेस करनी है तो हमें ही कुछ सोल्यूशन ढूंढना होगा। और इन लोगों का गोल होता था स्वराज।
कास्ट। ठीक है दोस्तों, जबकि अगर हम मॉडरेट्स की बात करें तो वो लोग तो स्वराज की बात नहीं करते थे, वो लोग बात करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की। ठीक है, इनका मानना था कि अगर ज़रूरत पड़े तो डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन करना होगा, सीधे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट से भिड़ जाओ, जरूरी नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन की ये बात करते थे। इसके अलावा इन लोगों को मासेस की कैपेसिटी पे भरोसा था। इनका ये कहना था कि जब तक मासेस स्ट्रगल में नहीं आएंगे हमें सफलता नहीं मिलेगी। एंड दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पर्सनल सेक्रीफाइजेज, अगर ज़रूरी हो तो हम पर्सनल सेक्रीफाइजेज भी देने को तैयार हैं, जो कि मॉडरेट्स के साथ नहीं था। एंड फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट था एमरजेंस ऑफ ट्रेंड लीडरशिप। ये जितने भी नाम मैंने लिए, तिलक, लाला लाजपत राय, इनके माध्यम से एक अच्छी लीडरशिप लोगों को मिली थी। एंड दोस्तों, जब कोई आंदोलन होता है तो उसमें अगर लीडर अच्छा है तो आंदोलन भी सही डायरेक्शन में चला जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट की। एंड फ्रेंड्स, इसका जो सबसे बड़ा कारण था कि क्यों ये मूवमेंट लॉन्च किया गया था, वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल। फ्रेंड्स, 1903, ये डेट आपको याद रखनी होगी, दिसंबर 1903 में ब्रिटिश गवर्नमेंट बंगाल के पार्टीशन को अनाउंस करती है। एंड दोस्तों, ये पार्टीशन किस तरह से होता है, दो प्रोविंस बनाई जाएगी। अगर हम वेस्टर्न प्रोविंस की बात करें तो वहाँ पे वेस्टर्न बंगाल होगा, ठीक है, बिहार होगा एंड उड़ीसा होगा, और इसको बंगाल का नाम दिया जाएगा। ठीक है, और ईस्टर्न बंगाल में क्या होगा, बांग्लादेश वगैरह होगा एंड आसाम होगा। तो दोस्तों, इस तरह से दो टुकड़े किए जाने थे, असम बांग्लादेश एक तरफ, और जो वेस्टर्न बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, वो एक तरफ होगा। एंड दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण दिया गया था कि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और एडमिनिस्ट्रेशन करने में कठिनाई हो रही है, इसलिए हम टुकड़े कर रहे हैं। बट दोस्तों, इसका असल कारण दूसरा था, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। इसमें यह भी चीज़ हमें ध्यान देनी होगी कि जो वेस्टर्न बंगाल था उसकी कैपिटल होनी थी कैलकाटा, एंड जो ईस्टर्न बंगाल था उसकी कैपिटल होनी थी ढाका। ठीक है दोस्तों, एंड ब्रिटिश लोगों का ये भी कहना था कि इससे असम का डेवलपमेंट होगा, उस पर भी फोकस होगा, क्योंकि अभी पूरा फोकस बाकी प्रोविंसेस पे ही होता है। ऐसा करने से असम का भी डेवलपमेंट हो जाएगा। पर दोस्तों, जो रियल जो मोटिव था वो था डिवाइड एंड रूल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि बंगाल इस पूरे नेशनल मूवमेंट का नर्व सेंटर था, सारे बड़े बड़े लीडर्स वहीं से निकले थे। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिश लोग अपनाना चाहते थे, वो बंगाल को कमज़ोर करना चाहते थे। और किस तरह से, सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए जिस तरह से ये पार्टीशन किया गया था उससे क्या होगा कि जो बंगाली लोग थे वो बंगाल में माइनॉरिटी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके साथ उड़ीसा एंड बिहार को जोड़ा गया था, जहाँ पे हिंदी एंड उड़िया लैंग्वेज चलती थी। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, धर्म के आधार पर इसमें पार्टीशन किया गया था। अगर हम वेस्टर्न हाफ की बात करें तो वहाँ पे हिंदू लोग मेजोरिटी में होंगे, जबकि जो ईस्टर्न हाफ होगा, जो बांग्लादेश असम वाला, वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया होगा। तो हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करके वो लोग बंगाल को वीकन करना चाहते थे, हमारे इस नेशनल मूवमेंट को वीकन करना चाहते थे। एंड दोस्तों, उस समय जो वाइसरॉय थे, गवर्नर जनरल थे, वो थे कर्जन, और कर्जन का ये कहना था कि जो ढाका होगा वो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस की कैपिटल होगी, जिसकी वजह से उसमें यूनिटी आएगी, जो कि काफ़ी समय से मिसिंग है। मतलब मुगल्स के बाद वो यूनिटी देखी ही नहीं गई है। तो उसका ये मानना था कि अगर हम एक मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस रखेंगे तो उनका भला होगा, उनमें यूनिटी आएगी। बेसिकली उनको अपीज करने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था इसके पीछे की कहानी। अब जब ये चीज़ अनाउंस होती है 1903 में, तो 1903 से लेकर 1905 के बीच में जो मॉडरेट्स होते हैं ये अपना एंटी पार्टीशन कैंपेन करते हैं। कौन कौन इसमें लीडर थे? एस.एन. बनर्जी, के मित्रा एंड पृथ्वीश चंद्र रे, ये नाम आपको याद होंगे। और किस तरह के मेथड इन्होंने अपनाए थे? वही कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, जैसे कि पेटिशन देना गवर्नमेंट को, पब्लिक मीटिंग करना, मेमोरेंडम देना, और न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी जो ओपिनियन थी, अपने जो मैसेज थे उनको पहुँचाए जाते थे। और ये कौन से न्यूज़पेपर्स थे? हिताबदी, संजीवनी एंड बंगाली। फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अलग से एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा केवल न्यूज़पेपर के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि गवर्नमेंट के ऊपर हम प्रेशर बनाएं, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करें,
और ये जो अनजस्ट पार्टीशन था जो किया जा रहा है इसको हम रोक पाएँ। तो ये इनके मेथड्स थे, बट इससे ज़्यादा सफलता मिलती नहीं है। ठीक है, 1905 जुलाई में क्या होता है, गवर्नमेंट बंगाल का पार्टीशन अनाउंस कर देती है दोस्तों। मींस मॉडरेट्स की जितनी भी उनकी मेहनत थी उस पर पानी फिर जाता है, और जुलाई 1905 में गवर्नमेंट बंगाल का पार्टीशन अनाउंस कर देती है, और इसका पूरे बंगाल में इसका विरोध होता है। काफ़ी सारे प्रोटेस्ट होते हैं, मीटिंग्स होती है, और ये 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बहुत ही मैसिव मीटिंग होती है जहां पे बॉयकॉट एंड स्वदेशी रिजोल्यूशन पास होते हैं। बॉयकॉट मीन्स जो ब्रिटिश गुड्स हैं, क्लॉथ हैं, सॉल्ट है, उसका हमको बॉयकॉट करना है। एंड स्वदेशी मीन्स जो स्वदेशी चीज़ें हैं, जो भारत में बनी हुई चीज़ें हैं, हमें उनको प्रमोट करना है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में इसका रिजोल्यूशन पास किया था। तो दोस्तों ये शुरुआत हो गई थी इस मूवमेंट की। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कि 16 अक्टूबर 1905 इस दिन पार्टीशन ऑफिशियली फोर्स में आ गया था। अब दोस्तों जैसे ही ये फोर्स में आता है तो बंगाल में एकदम शोक की लहर छा जाती है, और इसके विरोध में लोग फास्ट करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, बाथ करते हैं, नंगे पांव जाते हैं, वंदे मातरम गाते हैं। फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आपको लग रहा होगा मैं क्यों बता रहा हूँ, बट इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब एंटी पार्टीशन कैंपेन हुआ था, जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, तो लोगों ने क्या क्या किया था। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें हमें याद रखनी होगी। लोगों ने व्रत उपवास किए थे, फास्ट किया था, गंगा में स्नान किया था, ठीक है, वंदे मातरम गाया गया था, और इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनाल बंगला की को कंपोज किया था, जो कि आज की डेट में बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। लोगों ने अपनी यूनिटी को प्रमोट करने के लिए एक दूसरे को राखी बांधी। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस का क्या पोजीशन थी इस मूवमेंट को लेके, इस आंदोलन को लेके। दोस्तों कांग्रेस के इस दौरान 3 सेशन होते हैं, 1905, 1906 एंड 1907। ये तीनों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें इनको अच्छे से पढ़ना होगा। 1905 का जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। एक्चुअली जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं उनकी ये डिमांड थी कि जो ये मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट और ये जो बॉयकॉट मूवमेंट है, इसको बंगाल से बाहर लेके जाया जाए और इसको फुल फ्लेजेड मास स्ट्रगल बनाया जाए। पर दोस्तों क्योंकि उस समय मॉडरेट्स का डोमिनेशन ज़्यादा था तो इनकी बात नहीं मानी गई थी, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था और केवल एक माइल्ड एक रिजोल्यूशन पास किया। और वो रिजोल्यूशन क्या था कि पार्टीशन को और कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज़ को कंडेम किया गया था, साथ ही साथ एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को आप पॉज कीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये तो था 1905। मींस आप देखिए जो एक्सट्रीमिस्ट थे और जो मॉडरेट्स थे उनके बीच में दूरियां बननी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, मॉडरेट्स एक अलग राह पे जा रहे थे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो एक अलग राह पे जा रहे थे। अब दोस्तों ये तो था 1905 का सेशन। इसके बाद 1906 में नेक्स्ट सेशन जो था वो हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, और उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेरोजी। एंड दोस्तों इस सेशन में कांग्रेस ने अपना गोल डिक्लेयर किया था सेल्फ गवर्नमेंट मींस स्वराज, जैसे कि यूके में या फिर जो ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा की कॉलोनीज में था वो स्वराज इनको चाहिए था। तो ये डिक्लेरेशन किया गया था और इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट वजह थी कि ये लोग जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उनको प्लीज़ करना चाहते थे। ठीक है, तो उनको थोड़ी सी रियायत देना चाहते थे, इसलिए दादा भाई नेरोजी के इस अध्यक्षता वाले सेशन में सेल्फ गवर्नमेंट वाले रिजोल्यूशन को पास किया गया था। अब दोस्तों जैसे ही ये रिजोल्यूशन पास किया जाता है सेल्फ गवर्नमेंट वाला, तो जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनको एक कॉन्फिडेंस आता है और वो एक पैसिव रेजिस्टेंस की कॉल देते हैं। अब दोस्तों ये पैसिव रेजिस्टेंस क्या होता है, ये एक्टिव रेजिस्टेंस नहीं है, वो तो क्या डायरेक्ट लड़ाई हो जाती है। ये है पैसिव। मींस इसमें क्या होगा कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट के अलावा कुछ और भी चीज़ें की जाएगी। वो चीज़ें क्या होंगी, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस को आप बॉयकॉट करोगे, गवर्नमेंट सर्विस को आप बॉयकॉट करोगे, कोर्ट्स को बॉयकॉट करोगे, काउंसिल्स को बॉयकॉट करोगे, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑफिसेज हैं, उनको आप बॉयकॉट करोगे। मींस ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप
एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी कंडीशन में अपना काम नहीं करने दोगे, वो सारी चीज़ें जिनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को मुनाफा होता है, जिनकी वजह से उनका कंट्रोल बनता है, उन सब चीज़ों को आप होने ही नहीं दोगे। तो इस चीज़ को बोला गया था पैसिव रेजिस्टेंस, और वो बेसिकली इस मूवमेंट को एक मास स्ट्रगल में बदलना चाहते थे। और उन्होंने इस स्ट्रगल में कॉल दी थी स्लोगन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल, ये स्वराज की बात कर रहे थे। तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसका एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है। अब दोस्तों इसके बाद देखिए क्या होता है। अब ये जो पैसिव रेजिस्टेंस की कॉल होती है तो इसका प्रभाव पड़ता है, तरह तरह की इवेंट्स होते हैं। अब दोस्तों इस स्ट्रगल में नए नए तरीके के प्रोसेस यूज़ किए गए थे, जैसे कि सबसे पहला था बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, जो कि इससे पहले नहीं हुआ था। जो नमक था, सॉल्ट था, जो ब्रिटिश क्लॉथ था, उसका बॉयकॉट किया गया था। इसके अलावा पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस को यूज़ किया गया था स्ट्रगल को मोबिलाइज करने के लिए, मास मूवमेंट को मोबिलाइज करने के लिए। इसके अलावा कोर्स ऑफ वॉलंटियर्स समितिज़ की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों दो समितिज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है स्वदेश बंधाप समिति, जिसके संस्थापक कौन थे? अश्विनी कुमार दत्ता। एंड दूसरी थी तमिलनाडु में वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई की, उसका नाम था स्वदेशी संगम। एंड दोस्तों इन समितियों का क्या काम था? मास मोबिलाइजेशन करना, ओपिनियन को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाना, जो मैसेज हैं, जो लीडर्स के जो मैसेज हैं, ओपिनियन है, उनको लोगों तक पहुंचाना, ये सब इनका काम होता था। तो दोस्तों ये सवाल बनते हैं कि समिति किस स्ट्रगल में बनाई गई थी। तो आपको पता होना चाहिए समिति मीन्स जो स्वदेशी मूवमेंट था, जो बॉयकॉट मूवमेंट था, उसमें इनकी स्थापना की गई थी। अब दोस्तों इसके अलावा देखिए और क्या क्या किया गया था। जो ट्रेडिशनल हमारे फेस्टिवल्स थे, मेलास था, उनका यूज़ किया गया था। फॉर एग्जाम्पल तिलक ने गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल का यूज़ किया था अपने स्वदेशी प्रोपोगेंडा को फैलाने के लिए। फ्रेंड्स ये फेस्टिवल्स ऐसे होते थे जहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ होती थी, काफ़ी सारा क्राउड आता था, तो एक अच्छा एक प्लेस था, एक प्लेटफॉर्म था अपने मैसेज को पहुँचाने के लिए। इसके अलावा एम्फेसिस गिवन टू सेल्फ रिलायंस, आत्मशक्ति की बात की गई थी कि हम इंडियन लोग सफिशिएंट है अपने आप को गवर्न करने के लिए। ठीक है, काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्म्स कैंपेन भी इस दौरान चलाए जाते हैं। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दोस्तों इस मूवमेंट के दौरान नेशनल एजुकेशन के प्रोग्राम को प्रमोट किया गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल एजुकेशन का प्रोग्राम किस मूवमेंट में लॉन्च किया गया था, तो आंसर होगा स्वदेशी मूवमेंट। फ्रेंड्स इसमें क्या था कि बंगाल नेशनल कॉलेज, ठीक है, उसकी स्थापना की जाती है। पूरे भारत में नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस खोले जाते हैं। और दोस्तों क्यों? क्योंकि इनमें वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाई करवाई जाती थी। लोग चाहते थे कि भारतीय लोग जो हैं वो लिटरेचर, साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ें ताकि सबको एजुकेशन मिले। इसलिए नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस खोले गए थे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट हुआ था 1906 में, 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। और इस पे सवाल पूछा जा सकता है। और इनका पर्पस क्या था? वर्नाकुलर मीडियम में एजुकेशन को इम्पार्ट करना, ताकि जो ग्रास रूट लेवल है, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको भी ये सब ज्ञान मिल सके, ये सब एजुकेशन उनको अवेलेबल हो सके, जो कि उनको इंग्लिश की वजह से नहीं मिल पाती थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इस दौरान काफ़ी सारी स्वदेशी और इंडिजिनस एंटरप्राइजेज बनती हैं। स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स बनती है, कारखाने बनते हैं, भले ही साबुन का कारखाना हो, माचिस बनाने की फैक्ट्री हो, बैंक्स होते हैं, तो इंडिजिनस एंटरप्राइजेज बनती हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि नाम ही इसका क्या था? स्वदेशी आंदोलन। हमें केवल भारत की चीज़ों का यूज़ करना है। एंड यहाँ पे एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है, उन्होंने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये सवाल पूछा जा सकता है कि इसके पीछे किसका हाथ था, तो ये हमें याद होना चाहिए। तो दोस्तों ये तमाम वो चीज़ें थी जो इस स्ट्रगल में यूज़ की गई थी। इसके अलावा जो कल्चरल स्फीयर था उसमें भी इसका इम्पैक्ट हुआ था, जो कि इससे पहले वाले जो स्ट्रगल हुए थे उनमें देखने को नहीं मिलता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे कि टैगोर ने आमार सोनाल बंगला लिखा था, वैसे तमिलनाडु में जो सुब्रमण्यम भारती थे उन्होंने सुदेश गीतम गीत लिखा था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स नंदलाल बोस, जो कि इंडियन आर्ट में बहुत बड़ा नाम थे, उनको 1907 में
फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ स्कॉलरशिप थे, और ये स्कॉलरशिप किसने ऑफर की थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ने, जो कि 1907 में ही बनी थी। तो फर्स्ट रिसिपेंट थे नंदलाल बोस। एंड दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से क्या संबंध है, नंदलाल बोस का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों। और फ्रेंड्स अगला, इसमें जो मास पार्टिसिपेशन होता है, स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, बट मुस्लिम्स लोगों का पार्टिसिपेशन इतना नहीं होता है। हालांकि कुछ मुस्लिम पार्टिसिपेट करते हैं, बट हम एक ब्रॉड लेवल पे नहीं कह सकते हैं कि काफ़ी एक वाइडर लेवल पे मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट किया था, क्योंकि वही दोस्तों डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। ब्रिटिश लोग चाहते थे कि हम इनको अपीज करेंगे और ये कांग्रेस के विरुद्ध खड़े हो जाएं। ठीक है। तो जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट किया था, और इसमें सबसे फेमस नाम था नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। अब अगली जो चीज़ आती है वो आती है कि फ्रेंड्स ये जो जिस तरह के मेथड यूज़ किए गए थे, इसका एक इसका ड्रॉ बैक भी था। वो क्या था फ्रेंड्स? इसमें हिंदू लोगों पे काफ़ी फोकस किया गया था। हमने देखा कि फेस्टिवल्स का यूज़ किया जा रहा है, गणपति फेस्टिवल का, शिवाजी फेस्टिवल का, राखी बांधी जा रही है, गंगा में डुबकी लगाई जा रही है, तो इससे मुस्लिम लोग दूर होते चले गए। तो ये सब एक बहुत बड़ा कारण था कि जिसकी वजह से दूरियां बढ़ती गई थी। एंड दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें लेबर्स की, ट्रेड यूनियंस की, तो उन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया था, बट 1908 आते आते ये सब इनका जो पार्टिसिपेशन था ये इसको सप्रेस कर दिया गया था। इसके अलावा ये जो स्ट्रगल था इसका एक ऑल इंडिया एस्पेक्ट था। मैंने पहले भी बात की कि डिफरेंट लीडर्स ने इसको अपने अपने एरिया में लेके गए थे, तो काफ़ी कम ऐसे स्ट्रगल देखने को मिले थे जिनका ऑल इंडिया एस्पेक्ट था। ठीक है दोस्तों। अब फ्रेंड्स होता क्या है कि 1911 में 1911 में गवर्नमेंट जो है वो बंगाल के पार्टीशन को वापस ले लेती है। क्यों? क्योंकि उस समय रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म काफ़ी अपने चरम पे होता है, तो इसको रोकने के लिए बंगाल का पार्टीशन वापस ले लिया जाता है। अब दोस्तों ये रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म क्या था हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, हमको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। एंड दोस्तों जब ये इवेंट हुआ था तो जो मुस्लिम थे वो काफ़ी नाराज़ हुए, उनके लिए धक्का था। ठीक है। अब उनको अपीज करने के लिए फिर से क्या किया गया कि जो कैपिटल थी उसको कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। अब दिल्ली क्यों? क्योंकि दिल्ली मुगल शासकों का सेंटर था। ठीक है। तो ब्रिटिश लोगों को लगा था कि ऐसा करने से मुस्लिम लोगों की जो नाराज़गी है वो दूर हो जाएगी, बट ऐसा हुआ था नहीं। एंड 1911 में एक चीज़ और होती है कि बिहार एंड उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया जाता है, असम को भी एक सेपरेट प्रोविंस बना दी जाती है। तो दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इस स्वदेशी मूवमेंट का इवेल्युएशन करें तो दोस्तों 1908 आते आते इसका जो ओपन फेज था वो बंद हो जाता है, ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। ओपन फेज अंडरग्राउंड ही चलता रहता है, बट ओपन फेज इसका ख़त्म हो जाता है। गवर्नमेंट का सीवियर रिप्रेशन होता है, काफ़ी बुरी तरीके से सरकार इसको दबा देती है। ठीक है दोस्तों। अब फ्रेंड्स इसमें काफ़ी सारी कमियां भी रही थी। सबसे पहली कमी ये थी कि जो किसी तरह का एक डिसिप्लिन पार्टी स्ट्रक्चर या फिर एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं हुई थी। ठीक है। ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड, इस आंदोलन के दौरान काफ़ी सारे ऐसे नए प्रोसेस, ऐसी टेक्निक्स देखने को मिली जो आगे जाके गांधी जी यूज़ करते हैं, जैसे कि पैसिव रेजिस्टेंस, नॉन कोऑपरेशन। ठीक है। जेलों को भरना, सोशल रिफॉर्म्स करना, कंस्ट्रक्टिव वर्क करना, इन सब की शुरुआत इसी आंदोलन से हुई थी। बट इनको एक डिसिप्लिन फोकस नहीं मिला था, जो ये लीडर्स की कमी थी कि वो इसको चैनलाइज नहीं कर पाए थे। इसकी वजह से 1908 आते आते ये स्वदेशी मूवमेंट ख़त्म हो गया था। एंड दोस्तों जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिप्रेशन किया तो जो तमाम लीडर्स थे वो सब अलग अलग जगह पे चले गए। वो मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ गए थे दोस्तों, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक समय ऐसा था कि कोई इनका लीडर ही नहीं बचा था, और जब लीडर ही नहीं था तो फिर आंदोलन कैसे चलेगा। उसके अलावा 1907 में एक इवेंट होता है, सूरत स्प्लिट, सूरत अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1907 में। कहाँ पे होता है? सूरत में होता है। और इस अधिवेशन में, इस सेशन में कांग्रेस के दो फाड़ हो जाते हैं। मीन्स कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो जाते हैं और जो मॉडरेट होते हैं वो अलग हो जाते हैं। मीन्स नरमपंथी और चरमपंथियों में एक स्प्लिट 1907 में हो जाता है, और उसका इफेक्ट भी इस मूवमेंट पे पड़ता है। अब दोस्तों इसके अलावा
लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह था, एक एनर्जी थी, लोगों को शामिल किया गया था इस आंदोलन में। बट 1908 आते आते ये आंदोलन ख़त्म हो गया था, बट अभी भी लोगों के अंदर एनर्जी बाकी थी। अब इस एनर्जी को कहाँ यूज़ करें, तो उसका मीडियम अवेलेबल नहीं था। और हम आगे देखेंगे कि किस तरह से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसका एक कारण था स्वदेशी मूवमेंट का इस तरह से बंद हो जाना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसके कवरेज की बात करें, तो जो किसान लोग थे, जो पीजेंट्री थे, वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। तो दोस्तों पीजेंट्स तो आप देखेंगे, जब गांधी जी आए थे तो गांधी जी का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है वो ये था कि जो किसान थे वो आंदोलन से जुड़ गए थे। एंड दोस्तों आप जानते हैं भारत मतलब किसान, ठीक है। तो जब तक किसान इस आंदोलन से दूर रहेंगे, आप इसको आंदोलन कह ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए किसान इससे जुड़े हुए नहीं थे, तो केवल जो अपर एंड मिडिल क्लास थे के लोग थे, जमींदार थे, वो इससे जुड़े हुए थे। एंड दोस्तों इसकी उपलब्धि एक ये थी कि इससे पहले जो आंदोलन हुए थे उसमें काफ़ी सारे सेक्शन ऐसे थे जो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, जैसे कि स्टूडेंट्स, वुमेन, वर्कर्स, वो सब इस आंदोलन के माध्यम से नेशनल मूवमेंट में जुड़ गए थे और इसका आगे जाके काफ़ी फ़ायदा हम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि ये जो मॉडरेट्स हैं और ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये अलग हो जाते हैं 1907 में। क्यों होते हैं हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस था। इसके अलावा प्रीलिम्स में भी 4 ऑप्शन देके सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा फीचर मॉडरेट्स का था और कौन सा फीचर एक्सट्रीमिस्ट लोगों का था। मीन्स नरमपंथी एंड चरमपंथी के क्या क्या फीचर्स थे। दोस्तों अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, तो जो मॉडरेट्स थे उनका बेस लिमिटेड था, जमींदार, और जो अपर मिडिल क्लास है टाउन की, वो इनका सोशल बेस हुआ करती थी। जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका सोशल बेस क्या था, एजुकेटेड मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लासेस। जबकि दोनों ही टाउन्स में थे, ठीक है, गाँव में दोनों का ही सोशल बेस नहीं था, टाउन्स में था। बट जो मॉडरेट्स थे उनका अपर मिडिल क्लास था, जबकि एक्सट्रीमिस्ट का मिडिल एंड लोअर क्लास था। अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें, तो मॉडरेट्स लोग जो थे वो यूरोपियन हिस्ट्री से प्रभावित थे, जो वेस्टर्न थॉट्स थे उनसे प्रभावित थे। जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन से प्रभावित थे। इसके अलावा दोस्तों जो मॉडरेट्स थे वो ये मानते थे कि ब्रिटेन का रूल हमारे पक्ष में है, जबकि एक्सट्रीमिस्ट ऐसा नहीं मानते थे। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जो मॉडरेट्स थे वो ये मानते थे कि ब्रिटेन के साथ पॉलिटिकल कनेक्शन इंडिया के लिए अच्छा है, जबकि एक्सट्रीमिस्ट ऐसा नहीं मानते थे। ठीक है, वो ये मानते थे कि ब्रिटेन की वजह से ही हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और हमें इनको भगा देना चाहिए। ठीक है, जो मॉडरेट्स थे वो ब्रिटिश क्राउन के प्रति अपनी लॉयल्टी रखते थे, जबकि एक्सट्रीमिस्ट इसके जस्ट अपोजिट थे, उनका उस पर कोई भरोसा था ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ रीजन्स हैं जो हमें, कुछ डिफरेंसेस जो हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा जो मॉडरेट्स थे वो मासेस पे उनका कॉन्फिडेंस नहीं था, जबकि इसका ठीक उल्टा था। एक्सट्रीमिस्ट के साथ उनको मासेस की पावर पे पूरा भरोसा था। जो मॉडरेट्स लोग थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स डिमांड किए थे। उन्होंने ये डिमांड की थी जो इंडियंस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप नौकरी पर रखो, जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो डिमांड करते थे स्वराज, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, ये जो ब्रिटिश लोग हैं इनको भारत से भगाओ और हमारा खुद का यहाँ पे राज होना चाहिए। तो ये एक्सट्रीमिस्ट लोगों का मानना था। इसके अलावा दोस्तों जो मॉडरेट्स थे वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को फॉलो करना जानते थे, पेटिशन देंगे, प्रेयर करेंगे, दोस्तों हम बात कर चुके हैं। ठीक है, जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को भी यूज़ कर सकते थे। उनके पास ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी कि हमें केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, एंड फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे मॉडरेट्स क्यों फेल होते हैं, तो मॉडरेट्स ने कभी इतने बड़े लेवल पे इतना आंदोलन किया ही नहीं, सबसे पहली बात तो। ठीक है, उसके बाद मॉडरेट्स ने जितनी भी कोशिशें की वो सब नाकामयाब हुई, तो लोग वैसे ही उनसे नाराज़ थे। ठीक है, तो ये एक कारण था, मॉडरेट्स इतने पॉपुलर नहीं रहे एक टाइम के बाद, और जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ जाती है। बट दोस्तों इसके अलावा जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी थी उसमें भी काफ़ी सारे इश्यूज थे। अगर हम इनके लीडर्स की बात करें तो वो भी गोल के प्रति उनका डिफरेंट परसेप्शंस था। अगर हम स्वराज की बात करें तो तिलक का ये मानना था कि हमें किसी तरह की एक सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, वो किस तरह की होगी ये नहीं बताया गया था। ठीक है, जबकि औरबिंदो का ये कहना था कि हमें फॉरेन रूल से कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो दोस्तों आप एक ही ग्रुप के हो बट आपकी डिफरेंट परसेप्शन है, तो उसका एक
गलत इफेक्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने जिस तरह के प्रोसेस यूज़ किए थे, जिस तरह के प्रोसीजर यूज़ किए थे, उससे सोशल रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा हुए थे। एक इनमें रिवाइवलिस्ट अंडरटोन था। वो कैसे था मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जिस तरह से तिलक ने गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल का यूज़ किया तो मुस्लिम दूर हो गए। तिलक ने सपोर्ट किया एंटी काउ किलिंग कैंपेन्स को, तो इससे वैसे मुस्लिम दूर हो गए। और जब एज ऑफ कंसेंट बिल आया था जिसमें 12 साल से कम की बच्चियों की शादी को मना किया गया था, तो तिलक ने मना किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि उनका ये कहना था कि इस तरह के रिफॉर्म्स जो है ना, ये लोगों के भीतर से आने चाहिए, किसी को इम्पोज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये जो बीसी पाल थे, अरबिंदो घोष थे, इन्होंने काफ़ी बार हिंदू नेशन, हिंदू इंटरेस्ट की बात की थी। तो इस तरह से हिंदू और मुस्लिम के बीच में दूरियां बढ़ती गई थी। एंड दोस्तों अगर ऐसे लिखने को आता है कम्युनलिज्म पे, अगर GS 1 में क्वेश्चन आता है कम्युनलिज्म पे, तो आप इस चीज़ को वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करेंगे सूरत स्प्लिट की, जो कि 1907 में होती है। उससे पहले हमें 1905 और 1906 दोनों समझने होंगे। 1905 का सेशन में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, बनारस से सेशन, जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट लोग डिमांड करते हैं कि इस मूवमेंट को बंगाल के बाहर भी लेके जाओ और इसको एक मास स्ट्रगल बनाओ, बट इसको मना कर दिया जाता है। ठीक है। अब 1906 में क्या होता है दोस्तों कि एक्सट्रीमिस्ट लोग चाहते थे कि तिलक या फिर लालाजी को प्रेसिडेंट बनाया जाए, बट जो मॉडरेट्स थे उन्होंने नाम प्रपोज किया दादा भाई नेरोजी का, और ये एक ऐसा नाम था जिसे कोई मना नहीं कर सकता था। इसलिए इनको लीडर बना दिया जाता है, प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और जो एक्सट्रीमिस्ट लोगों को एक कंसेशन देने के लिए ये स्वदेशी, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन के प्लान को सपोर्ट करते हैं। उसका रिजोल्यूशन पास होता है। तो पहली बार ये स्वराज जो वर्ड था इसको मेंशन किया गया था। तो दोस्तों इसलिए ये 1906 का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच के जो डिफरेंस थे उनको एक तरह से एक टालने की कोशिश की गई थी 1906 के सेशन में। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमने देखा था कि जैसे स्वराज की कॉल होती है तो एक्सट्रीमिस्ट लोग जो हैं वो पैसिव रेजिस्टेंस की कॉल दे देते हैं। ठीक है। बट दोस्तों ब्रिटिश लोग बड़े चालाक थे, वो भी ये सब चीज़ें देख रहे थे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कहीं से खबर फिलवा दी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आने वाले हैं। और ऐसा सुन के जो मॉडरेट्स थे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और ये तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में भरोसा रखते थे। तो जैसे ही इन्होंने ये खबर सुनी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आने वाले हैं, तो इन्होंने डिसाइड किया कि कलकत्ता सेशन में जो हमने प्रोग्राम बनाया उसको हम टाल देंगे। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ब्रिटिश लोगों ने चाहा था कि ये दोनों अलग अलग हो जाएं, और यहाँ पे गलती दोनों की है। ठीक है। अगर हम मॉडरेट्स की बात करें तो मॉडरेट्स लोग ये समझने में नाकामयाब थे कि ये जो काउंसिल रिफॉर्म्स की बात ब्रिटिश लोग कर रहे हैं ये केवल इन दोनों के बीच में दरार डालने के लिए कर रहे हैं, टू आइसोलेट द एक्सट्रीमिस्ट देन टू रिवॉर्ड द मॉडरेट्स। और दोस्तों यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो भी ये समझने में विफल रहे कि मॉडरेट्स का सपोर्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह एक्ट करेंगे, ताकि जब स्टेट अगर सप्रेशन करे तो इतना आसान उसके लिए ना हो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो मॉडरेट्स थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ये दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, ये समझ नहीं पाए कि ब्रिटिश लोग क्या चाह रहे हैं। तो दोस्तों 1906 में दोनों अलग अलग राहों में जाते हैं, और जब 1907 का सेशन आता है वहाँ पे स्प्लिट हो जाता है दोनों में। ये सेशन दोस्तों जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि नागपुर में हो। अब दोस्तों नागपुर में वो क्यों चाहते थे? क्योंकि नागपुर आता था सेंट्रल प्रोविंस में। ठीक है। वो चाहते थे कि तिलक या फिर लालाजी जो हैं इसके प्रेसिडेंट बने। ठीक है। और फिर से स्वदेशी, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन के रिजोल्यूशन को पास किया जाए। बट मॉडरेट चाहते थे कि ये सेशन सूरत में हो। अब दोस्तों सूरत में वो क्यों करवाना चाहते थे? मैंने आपको पहले बताया था कांग्रेस में ये रूल था कि जिस प्रोविंस में सेशन हो रहा है उसका प्रेसिडेंट वहाँ का नहीं होगा, किसी और प्रोविंस का होगा। ठीक है। तो वो चाह रहे थे कि सूरत में हो, क्योंकि सूरत उस समय आता था बॉम्बे में। ठीक है। और बॉम्बे से ही तिलक बिलोंग करते थे, तो अगर सेशन सूरत में होता है तो इसका ऑटोमेटिक मीनिंग था कि तिलक जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। और मॉडरेट चाहते थे कि जो रास बिहारी घोष हैं, ठीक है, उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आने वाले हैं, और अगर इस स्थिति में हम ब्रिटिश लोगों को नाराज़ कर देंगे तो हो सकता है वो चीज़ न हो। तो इसलिए वो लोग चाहते थे कि ये जो रिजोल्यूशन है स्वदेशी का, बॉयकॉट का, नेशनल एजुकेशन का, इसको ड्रॉप किया जाए। तो दोस्तों दो तरह के लोग हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें चाह रहे हैं, दोनों अपने स्टैंड पे कायम हैं। तो स्प्लिट तो होना ही है, और होता भी यही है।
ठीक है, किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ की कोई जगह बचती नहीं है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और जैसे ही अलग होते हैं तो जो कांग्रेस के मॉडरेट्स थे वो इस चीज़ को दोहराते हैं, अपना गोल फिर से स्पेसिफाई कर देते हैं कि कांग्रेस का गोल है सेल्फ गवर्नमेंट बट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, और इसको हासिल करने के लिए वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का यूज़ करेंगे। इट मीन्स जो ब्रिटिश लोगों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी वो कामयाब हो जाती है, एक्सट्रीम और जो मॉडरेट एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जैसा ब्रिटिश लोग चाह रहे थे वैसा ही होता है। तो दोस्तों ये जो सूरत स्प्लिट था 1907 में, इससे कांग्रेस में दो फाड़ हो जाते हैं और इसका काफ़ी इफ़ेक्ट होता है आने वाले टाइम में, जो पॉलिटिक्स होती है, जो मूवमेंट होता है उस पर। अब दोस्तों इसके बाद होता क्या है, जैसे ही कांग्रेस के दो फाड़ हो जाते हैं तो गवर्नमेंट फिर से अपनी फुल फॉर्म में आती है और मैसिव अटैक लॉन्च करती है एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर। मॉडरेट्स के ऊपर क्यों नहीं किया, क्योंकि उनसे कोई खतरा उनको था ही नहीं, वो तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन की बात करते थे, ठीक है। तो 1907 से 1911 के बीच में 5 नए लॉ आते हैं और जिसके बेसिस पे काफ़ी बड़े लेवल पे रिप्रेशन होता है, ठीक है। तिलक को जो है जेल भेज दिया जाता है, 1908 में उनको 6 साल की सज़ा होती है, ठीक है, और उनको बर्मा में भेज दिया जाता है। इसके अलावा जो अरबिंदो घोष थे, जो बीसी पॉल थे, वो एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लेते हैं। लाला लाजपत राय किसी केस के सिलसिले में उनको अब्रॉड जाना होता है। तो ये पूरा जो मूवमेंट था ये लीडरलेस हो जाता है। एंड दोस्तों अगर मैं बता रहा हूँ, अगर लीडर नहीं होगा तो आप मूवमेंट को काफ़ी लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या थी इस दौरान। उसको नाम दिया था रेलिंग देम, जो कि मोरले की एक पॉलिसी थी, या फिर इसको आप कह सकते हो कैरेट एंड स्टिक। मीन्स एक तरफ से आप चॉकलेट दोगे और दूसरी तरफ से आप डंडा मारोगे, ठीक है। तो इसको बोला गया था पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक, और इस अप्रोच को कहा गया था रिप्रेशन, कॉन्सिलिएशन एंड सप्रेशन। इसके 3 स्टेजेस थे, रिप्रेशन, कॉन्सिलिएशन एंड सप्रेशन, और इस पॉलिसी को यूज़ किया था एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स को दबाने के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए। इसमें दोस्तों सबसे पहले क्या होता था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको थोड़ा सा माइल्डली रिप्रेस किया जाएगा, और इससे होगा क्या, जो मॉडरेट्स होंगे वो डर जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही मॉडरेट्स डर जाएंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको बोलेगी कि अगर तुम लोग एक्सट्रीमिस्ट लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करोगे तो हम आपको नए रिफॉर्म्स ला के दे देंगे, बट शर्त क्या है कि आपको एक्सट्रीमिस्ट से दूर होना पड़ेगा। और इस तरह से वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को आइसोलेट करने में कामयाब होती थी। ये हो गई थी सेकंड स्टेज। अब दोस्तों जब दोनों अलग अलग हो गए उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट लोगों पे वो तगड़ा सप्रेशन करेगी, उनको एकदम उखाड़ के फेंक देगी। और इसके बाद मॉडरेट्स से तो उनको वैसे कुछ समस्या थी नहीं, उनको वो आराम से इग्नोर कर सकती थी। जिन रिफॉर्म्स की बात गवर्नमेंट कर रही थी कि रिफॉर्म्स आ रहे हैं, वो रिफॉर्म्स थे 1909 के मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। एंड दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम अलग से एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, वहाँ पे हम सारे के सारे एक्ट्स को वहाँ पे रखेंगे। पर दोस्तों इसके बारे में कुछ चीज़ें हमें जाननी होगी कि ये जो 1909 का रिफॉर्म्स था, इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी शिमला डेपुटेशन। जो मुस्लिम लोग थे, जो एलिट क्लास के लोग थे, वो अक्टूबर 1906 में उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो, उनसे मिलते हैं और इसकी अगुवाई की थी आगा खान ने, ठीक है। और वो लोग क्या उनसे डिमांड करते हैं कि मुस्लिम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलने चाहिए। मींस मुस्लिम लोगों को मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट की वो डिमांड करते हैं। साथ ही साथ वो ये भी डिमांड करते हैं कि जितनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है मुस्लिम लोगों की, उससे ज़्यादा ही उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। मींस जो काउंसिल्स हैं उनमें मुस्लिम लोगों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। और इसका कारण क्या दिया था कि जिस तरह से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के अगेंस्ट है, तो उसका उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। और ये सारी बातें उनकी मानी जाती हैं इस रिफॉर्म्स में दोस्तों। और ये क्या रिफॉर्म्स थे हम आगे कभी देखेंगे। एंड दोस्तों यही जो ग्रुप था ये आगे जाके मुस्लिम लीग बनता है। उसकी स्थापना करने में किन लोगों का हाथ था? नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, नवाब मोहसिन उल मुल्क एंड वकार उल मुल्क। दोस्तों ये तीनों नाम हमें याद रखने होंगे। इन तीनों ने ही मुस्लिम लीग को बनाया था। इन कंसेशन के बदले मुस्लिम लीग ने क्या प्रॉमिस किए थे कि जो मुस्लिम लोग हैं वो ब्रिटिश एम्पायर के प्रति लॉयल्टी रखेंगे, जो मुस्लिम एजुकेटेड लोग हैं वो कांग्रेस से अलग रहेंगे। तो ये तो हो गया पहला पार्ट।
दूसरा पार्ट था गोपाल कृष्ण गोखले भी इस दौरान इंग्लैंड में जाते हैं और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉन मॉले उनके सामने कांग्रेस की डिमांड रखते हैं सेल्फ गवर्निंग सिस्टम की। मीन्स भारतीयों का नंबर बढ़ाया जाना चाहिए असेंबली में ताकि एक सेल्फ गवर्निंग सिस्टम लागू किया जा सके। बट दोस्तों जब रिफॉर्म्स आते हैं और वो रिफॉर्म्स किस शक्ल में आते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1909, जिससे कांग्रेस को काफ़ी निराशा होती है। और इस दौरान जॉन मॉर्ले साफ साफ कह देते हैं कि जो कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम है जिसकी कांग्रेस डिमांड कर रही है वो इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है और वो किसी भी तरह की पार्लियामेंट्री या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने के खिलाफ है। तो दोस्तों फिर से वही होता है कि जो रिफॉर्म्स डिमांड किए जाते हैं कांग्रेस के द्वारा उनको नहीं माना जाता है। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।